ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम बात डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर के को रिलेटिव कंजंक्शन कौन कौन सी है या बाकिया कंजंक्शंस कौन सी है, उनका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं जी। सबसे पहले को रिलेटिव कंजंक्शन। जो को रिलेटिव कंजंक्शन, उसके अंदर सबसे पहले एग्जांपल है जी नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये जो है ये पेयर पर मुश्तमिल कंजंक्शन है, यानी इसके दो पोर्शन है। नॉट ओनली अगर फिक्रे में आएगा तो इट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय बट ऑल्सो। नॉट ओनली ही इज रिच बट ऑल्सो ब्रेव। नॉट ओनली ही इज रिच बट ऑल्सो ब्रेव। वो ना सिर्फ अमीर है बल्कि बहादुर भी है। वो ना सिर्फ अमीर है बल्कि बहादुर भी है। तो इस तरह से हमने नॉट ओनली को इस्तेमाल किया और बट ऑल्सो के वर्ड को इस्तेमाल किया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ को रिलेटिव कंजंक्शन। आइए जी, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। दूसरी एग्जाम्पल है जी हार्डली, और इसके बाद या तो हम व्हेन का वर्ड या फिर बिफोर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब ये भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। हार्डली का वर्ड जहां कहीं पर भी फिक्रे में आएगा तो उसके बाद या तो हम फिक्रे में व्हेन इस्तेमाल करते हैं या फिर हम बिफोर इस्तेमाल करते हैं। सेम इज द केस विद स्केर्सली। इसके बाद भी हम फिक्रे में या तो व्हेन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे या फिर हम बिफोर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हार्डली और स्केर्सली, अभी मैं हार्डली के वर्ड को आपको फिक्र में भी इस्तेमाल करके दिखाता हूं। हार्डली या स्केर्सली का मतलब होता है बमुश्किल, बमुश्किल के मानों में, ठीक है। अब इन दोनों को स्पेसिफिकली हार्डली के और व्हेन और बिफोर के वर्ड को मैं आपको सेंटेंस में इस्तेमाल करके दिखा देता हूं। Hardly did he hear news when he wept. Hardly did he hear news when he wept. हमने हार्डली का वर्ड इस्तेमाल किया और उसके बाद मैंने फिक्रे में when के वर्ड को इस्तेमाल किया। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हार्डली का वर्ड जब आप इस्तेमाल करें या स्केर्सली का वर्ड जब आप इस्तेमाल करें तो इसके फौरन बाद आपने कोई ना कोई अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है। फिक्रे में लाजमी तौर पर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लाजमी तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। अब क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में था तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं डिड का, इसलिए हमने क्या किया इस सेंटेंस के अंदर हार्डली के बाद हमने डिड के वर्ड को और हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल किया। ठीक हो गया। एक और सेंटेंस में आपको लिख देता हूं स्केर्सली का। स्केर्सली हैड ही रीच्ड देयर बिफोर it rained. अब मैंने इस सेंटेंस में स्केर्सली का वर्ड इस्तेमाल किया और इसके फौरन बाद मैंने फिर क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब हैड का। ये पास्ट परफेक्ट है, हैड लगा, साथ मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर दी। और इस फिक्रे में मैंने दूसरे नंबर पर जो इसके पेयर के साथ मुश्तमिल था, स्केर्सली के बाद हमने क्या कहा था कि बिफोर का वर्ड भी आ सकता है। तो स्केर्सली का वर्ड जहां पर इस्तेमाल किया मैंने यहां पर बिफोर का वर्ड इस्तेमाल कर दिया उसके साथ। यहां पर हार्डली का वर्ड इस्तेमाल किया था और इसके साथ पेयर पे मैंने व्हेन के वर्ड को इस्तेमाल कर दिया। ठीक हो गया। ये दो एग्जांपल्स हो गई को और रिलेटिव कंजंक्शन की। अब हम एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये है जी नो सूनर।
नो सूनर और इसके बाद हमेशा देन का वर्ड लगता है, ये भी कोरिलेटिव कंजक्शन है। नो सूनर का वर्ड जहां कहीं पर भी आप इस्तेमाल करेंगे एज ए कंजक्शन, इसके बाद आपने देन के वर्ड को लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना। नो सूनर डिड ही कम देन they worked. No sooner did he come than they worked. No sooner का वर्ड जहां पर भी आया उसके बाद हमने प्रपोजिशन कौन सी इस्तेमाल की, प्रपोजिशन सॉरी कह रहा हूं कि हमने कंजक्शन कौन सी इस्तेमाल की, than की। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट है जी ईदर और, उसके बाद है जी नीदर नॉर। ईदर के बाद हम और का वर्ड लगाते हैं और नीदर के बाद हम हमेशा नॉर के वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। ईदर का मानी होता है दो में से कोई एक, नीदर नॉर होता है जी दोनों में से कोई नहीं, दो में से कोई एक और दोनों में से कोई नहीं। यह भी कोरिलेटिव कंजक्शन है क्योंकि ये भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। ईदर अली और अहमद was here। ईदर अली और अहमद was here। अब ईदर के बाद हमने लगाया जी और, हमने कहा जी या अली है या अहमद, दोनों में से कोई एक है यहां पर। फिर उसके बाद है जी नीदर अली नॉर अहमद was here। नीदर अली नॉर अहमद was here, ना अली इधर और ना ही अहमद, इन दोनों में से कोई भी यहां पर मौजूद नहीं। तो वंस अगेन इट्स ए कोरिलेटिव कंजक्शन। जी क्लियर है यहां तक, कोई क्वेश्चन? ओके जी, नेक्स्ट कुछ कंजक्शंस हैं उसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। ऑल्दो का वर्ड जहां कहीं पर भी आता है इसके बाद आपने येट का वर्ड इस्तेमाल करना है फिक्रे में। ऑल्दो का वर्ड अगर फिक्रे में आए तो फिर आपने उसके बाद येट के वर्ड को इस्तेमाल करना है। ऑल्दो ही इज poor yet honest। Although he is poor yet honest। आमतौर पर ना स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि जहां कहीं पर भी ऑल्दो का वर्ड लगाते हैं ना फिक्र में, तो उसके बाद वो बट का वर्ड लगा देते हैं। क्योंकि उर्दू में हम बोलते वक्त ये कहते हैं अगरचा वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। लेकिन का वर्ड को जब हम तर्जमा करते हैं ना तो फिर हम उसको बट कर देते हैं, जो कि गलत है। इसलिए आपने हमेशा याद रखना है कि अगर ऑल्दो का वर्ड आएगा तो उसके बाद में हमेशा आपने येट के वर्ड को इस्तेमाल करना है। उसके बाद है जी दो, THOUGH। ऑल्दो में और दो में मीनिंग के लिहाज से कोई इतना फर्क नहीं, मीनिंग के लिहाज से कोई फर्क नहीं, लेकिन
इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ है। दो ही इज रिच, ही इज जेनरस। अब यहां पर दो के बाद हमने कुछ नहीं लगाया, मैंने फिक्र यहां पर मुकम्मल हुआ, यहां पर मैंने कॉमा का इस्तेमाल किया और फिर मैंने एक नेक्स्ट सेंटेंस जो था वो लिख दिया। यानी अगर फिक्र में दो का वर्ड आए तो आपने उसके बाद कोई पेयर की सूरत में किसी वर्ड को इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन अगर ऑल दो का आएगा तो आप येट इस्तेमाल करते हैं, अगर दो का आएगा तो आपने किसी को भी इस्तेमाल नहीं करना। मीनिंग के लिहाज से इसका मानी भी क्या होगा, अगरचे। अगरचे वो अमीर है, उर्दू में पढ़ते वक्त बोलते वक्त क्या आएगा, लेकिन वो सखी है। जनरस का मानी होता है सखी, दिल खोलकर पैसे खर्च करने वाला। अगरचे वो अमीर है लेकिन वो सखी है। लेकिन के वर्ड का हम उर्दू में तो बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखते वक्त उसको हम बिल्कुल भी नहीं मेंशन करते। क्लियर है जी यहां तक? नेक्स्ट चलें जी। उसके बाद है जी एज और एज। एज और एज, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम। वो इतना मजबूत है जितना कि मैं। अब उसके बाद आता है जी सो और एज। सो और एज, ही इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज आई एम। ही इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज आई एम। अब दोनों फिक्रों में आपने फर्क देखना है। क्या डिफरेंस लग रहा है दोनों सेंटेंसेस में? मैं आपको बताता हूं। जो एज और एज है ना, वो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल हो रहा है और उसमें बात भी मुस्बत की जा रही है। आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही इज, या ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम। लेकिन जब सो और एज इस्तेमाल होता है, इसमें नेगेटिविटी आ रही है। ही इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग जी। यहां पर आप ये समझ लीजिएगा कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा और ये हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। कोई आपसे पूछे एज और एज कहां पर इस्तेमाल करने, तो आपने कहना जी पॉजिटिव सेंटेंसेस में। जो कोई पूछे कोई नो सो और एज इस्तेमाल कहां पे करना, तो आपने कहना है जी नेगेटिव सेंटेंसेस में। चलो जी नेक्स्ट चलें जी। नेक्स्ट के जी, हमारे पास को रिलेटिव कंजक्शन में एक कंजक्शन है जी सच, और सच के बाद हम इस्तेमाल करते हैं एज के वर्ड को। पेयर पर मुश्तमिल है, दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। ही इज सच अ मैन एज आई एडमायर। ही इज सच अ मैन एज आई एडमायर। सच के बाद द सेम के बाद एज और दैट। द सेम के बाद एज लगेगा या फिर दैट लगेगा, दोनों सेंस देखते हैं। ही इज द सेम मैन दैट came here. He is the same man that came here. Second है जी, this is the same house as mine.
दिस इज द सेम हाउस एज माइन। अब हमने ना इन दोनों फिगरों के अंदर फर्क देखना है। यहां पर देखिएगा, यहां पर एक सेंटेंस में एक वक्त में हम दी सेम के बाद दैट लगा रहे हैं और दूसरे सेंटेंस में दी सेम के बाद हम एज लगा रहे हैं। नाउ इट विल बी कंफ्यूजन फॉर द स्टूडेंट्स कि हमने कहां पर एज लगाना है और कहां पर हमने दैट के वर्ड को लगाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अब आप गौर कीजिएगा सेंटेंस पर। ये सेंटेंस नंबर 1 कर देते हैं हम और इसे सेंटेंस नंबर 2 कर देते हैं। दी सेम के बाद हमने यहां पर दैट लगाया, लेकिन आप यहां पर देखें कि दैट लगने के बाद इस सेंटेंस के अंदर यहां पर केम जो है वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ, और यहां पर आप देखिएगा दी सेम के बाद एज आया, लेकिन एज के बाद हमने यहां पर कोई भी वर्ब नहीं लगाया, ये वर्ब नहीं आया। अगर एज के बाद या दैट के बाद फिक्रे में वर्ब आए, जब वर्ब आएगा तो क्या लगाएंगे, दैट, और जब वर्ब नहीं आएगा तो फिर क्या लगाएंगे, एज। ये डिफरेंस होगा दोनों। कोई आपसे पूछे कि दी सेम के बाद सेंटेंस के अंदर सर एज आना चाहिए या फिर दैट आना चाहिए, तो हम कहेंगे कि अगर वर्ब आए तो फिर हम दैट लगाएंगे, और अगर वर्ब ना आए तो फिर हम एज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एक सेकंड, तो मैं बिलाल रोक दो उसको, अपना रिकॉर्डिंग करूँगा।